साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम उन सभी पहलुओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी इस वीडियो में, कई लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा और कई लोग हो सकता है मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप ध्यान से बस वीडियो सुनना, धैर्यपूर्वक ठंडे दिमाग से सुनना और उसके बाद सोचना, समझना और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। फिर अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो आप प्लीज़ अपना नेगेटिव कमेंट लिखना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, पहली बात मैं करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के। आपने गौर किया होगा, नीट का पेपर आउट हुआ, गलत हुआ, कई बच्चों के अरमान धरे के धरे रह गए, कई बच्चों के जो है इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कि अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आए। कोई भी पेपर कैंसिल होना किसी विद्यार्थी के ऊपर क्या असर डालता है हमें अच्छे से पता है। हमने भी पेपर दिए हैं, हमारे पेपर भी कैंसिल हुए हैं और दसियों साल से हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती है क्योंकि आप उस कुर्सी पे बैठे हो, आप ही के अंडर में सब हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ गलत होगा तो आप पर इल्ज़ाम आएगा आएगा। गलती आपकी है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि क्या गलती देश में पहली बार ऐसी हुई है कि इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया गया कि तब से लेके अब तक धर्मेंद्र प्रधान ट्रोल हो ही रहे हैं और इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट कर दिया गया कि अगला आदमी अनशन पे बैठा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि अब जो नया बैठेगा उसके कार्यकाल में पेपर आउट नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने भर से पेपर आउट होना या ना होना तय हो जाएगा? इनसे पहले रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे, उनसे पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, उससे पहले स्मृति ईरानी थी, तब भी पेपर आउट हो रहे थे। उनसे पहले कांग्रेस थी, तब भी पेपर आउट हो रहे थे। आए दिन पेपर भी आउट होते थे, पैसे दे के भर्ती भी होती थी और ये नया नॉर्मल बन चुका था। लोग इसमें एडजस्ट कर चुके थे, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। ये अनशन तो छोड़ो, कोई आवाज़ तक नहीं उठाता था। आज इतनी बड़ी बात क्रिएट कर दी गई, इस पर ठंडे दिमाग से सोचो। मैं कह रहा हूं अब धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके चाहे किसी और को बना दो, ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको समस्या सॉल्व करनी है तो या तो आपको सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, या आप गौर करेंगे ये पेपर आउट वही होते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। जिन एग्जाम्स में 2 पड़ाव होते हैं या 3 पड़ाव होते हैं वो आउट नहीं होते। यूपीएससी का पेपर क्यों आउट नहीं होता? क्योंकि आप आउट करोगे तो प्री का आउट कर लोगे, तो प्री का आउट करने के बाद में क्या गारंटी कि आप मेंस निकल जाओगे? फिर आपको मेंस का भी आउट करना पड़ेगा। मेंस में कई पेपर होते हैं, वो सब आउट करने पड़ेंगे। फिर इंटरव्यू में आप जाना है, इंटरव्यू में कहाँ तक सेटिंग कर लोगे? बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जेई जो आईआईटी का पेपर होता है, मेंस और एडवांस, वो भी आउट नहीं होता उतना। नीट का एक ही दिन में हो जाता है तो आउट करना आसान है। हर वो एग्जाम जो एक दिन में हो जा रहा है या एक चरण का एग्जाम होता है कि उसको कर देने भर से आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसको आउट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो या तो आपको हर पेपर 2 या 3 चरण का कर देना चाहिए कि कौन कितना आउट करोगे करके देख लो, और या फिर अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा सुदृढ़ बना दो कि कोई कितनी भी कोशिश करे वो पकड़ा जाए। मैं उस चीज़ पर बहस नहीं करूंगा, इसमें मैं पहले बात कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मेरा मुद्दा ये है, तो मैं इस पर आपको कुछ तर्क भी दूंगा। दूसरी बात, इधर गडकरी और हरदीप सिंह पुरी साहब को भी निशाना बनाया गया एक आध दो चीज़ों के लिए कि आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है, जबकि ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। गडकरी साहब को डेली ट्रोल किया जा रहा है, कल वीडियो में हमने भी ट्रोल किया कि आप E20 लेकर के आए, आपने इंजन में बदलाव नहीं किया गाड़ी के, आपने लोगों को चॉइस नहीं दी कि आप नॉर्मल पेट्रोल डलाना चाहते हो या E20 डलाना चाहते हो, आपने खुलेआम एक्सपेरिमेंट सा चला रहे हो पूरे देश पे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचोगे। ये गलती आपकी है। E20 आएगा, E85 आएगा, कितना मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, ये सारा फैसला लेंगे हरदीप सिंह पुरी साहब, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर यही है। लेकिन गाड़ी में इंजन कब बदलाव करना है, कब फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी आएगी, कौन सी गाड़ी आएगी, क्या है क्या नहीं है, BS4 आएगी, BS6 आएगी, इनका फैसला ये लेते हैं। तो इनके ओर से गलती ये है कि आपने गाड़ियों में बदलाव किए बिना E20 को चलने दिया और सबको जबरदस्ती आप वही डलवा रहे हो। हम भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप, तो हमें ये तक पता नहीं होता कि इसमें से जो पेट्रोल आ रहा है वो E20 है, ये नॉर्मल है। दूसरा, इन पर आरोप ये भी लगता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके बेटे भी इसी तरह की कंपनी चला रहे हैं और जब से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात शुरू हुई है 2021 से, उसके बाद से आपके बेटों की कंपनियों में लगातार इथेनॉल बनने लगा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनके पिताजी मंत्री हैं, तो मंत्री ने बता दिया होगा कि बेटा भी आने वाला है, ये बनाने लग जाओ। तो ये गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन
अगर हमारे देश में इथेनॉल आ जाता है, ये जल्दबाजी में ला रहे हैं, कायदे से लाना चाहिए था इन्हें। चलो कायदे से अगर ये लेके आते तो हमारे देश में अगर इथेनॉल आ जाएगा, E85 भी अगर आ गया तो सोचो कितना कम पेट्रोल यूज़ होगा, क्रूड ऑयल कितना कम लेना कर देंगे हम, या बहुत इंपोर्ट कम कर देंगे उसका। जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर देंगे तो किस देश को दिक्कत होगी? यूएसए को, क्योंकि हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं डॉलर में गल्फ कंट्रीज से। देखिए जितनी भी गल्फ कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन गल्फ कंट्रीज को ये कंपल्शन है कि आपको क्रूड ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचना है, दुनिया में कहीं भी बेचो। तो हमें अगर इनसे तेल खरीदना है तो हमें इनको डॉलर देना होगा। तो जब हम तेल कम खरीदेंगे तो डॉलर भी कम देंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे, तो डॉलर का चलन कम होगा। जब डॉलर का चलन कम होगा तो अमेरिका का डॉलर कम मांग में रहेगा। जब डिमांड में कम रहेगा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, अमेरिका को नुकसान होगा। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया यहाँ से भी तेल लेता रहे और इंडिया हमसे भी तेल लेता रहे, इंडिया वेनेजुएला से भी तेल लेता रहे, ताकि डॉलर चलता रहे। अगर इंडिया ने तेल की जगह इथेनॉल स्टार्ट कर दिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इथेनॉल को लेकर के ऐसी हवा बना दो कि जैसे जाने कौन सा जहर चल रहा है इस देश में। मैं अगर इसका भी काट करना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि जब सीएनजी आई थी, सीएनजी से भी गाड़ियों को नुकसान होता है। सीएनजी आपकी गाड़ी के इंजन का पिकअप कम कर देती है, लेकिन आपने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि वो भी यहीं से आ रही है। आपने आवाज़ उठाई तो किसके खिलाफ? इथेनॉल के खिलाफ। इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, इस तरह से पूरा कैंपेन चलाया जाता है, और इस तरह से लोगों को किसी एक के प्रति नफरत पैदा कर दी जाती है कि भाई ये लोग तो बिल्कुल राक्षस हैं। मैं मान लेता ये कि बिल्कुल राक्षस हैं, या तो इनके कार्यकाल में पहली बार पेपर आउट हुआ होता, या डायरेक्टली इन्होंने आउट कराया होता, या ये बिल्कुल निकम्मे होते। ये कर क्या रहे हैं मैं भी बताऊंगा। ऐसा ही मैं इन लोगों की मानता कि इन्होंने कुछ ना किया होता, बिल्कुल भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, इस देश को डुबा रहे हैं, इथेनॉल ला करके इस देश को गड्ढे में ले जाएंगे। इथेनॉल से देश गड्ढे में नहीं, अच्छे में ही जाएगा, ये तो सभी मान रहे हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए कैसे निशाना बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2021 के बाद से हमारे देश की एनसीईआरटी किताबों में बड़े स्तर पर बदलाव करना स्टार्ट कर दिया है। जो मुगल्स के चैप्टर हमें पढ़ाए जाते थे 6वीं से लेकर 12वीं तक, दे अखबार दे अखबार दे अखबार, हमारे दिमाग में अकबर, हुमायूं और ये सब बिठा दिए गए। हमसे अगर पूछे जाएं कि 5 हिंदू राजाओं के नाम ले दो तो हमें याद नहीं रहते। तो ये जो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मुगल्स महान थे और हम हिंदू सनातनी लोग तो बिल्कुल बर्बाद थे, हम जैसा घटिया कल्चर किसी का रहा ही नहीं है, ये सब जो हमारे दिमाग में बिठाया गया था, जिन किताबों के जरिए, उन किताबों में बदलाव कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसलिए इस इकोसिस्टम को मिर्ची लग रही है जो कैंपेन चला रहा है इनके खिलाफ। हमें जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ाई गई, किसने लिखी? इरफान हबीब, रोमिला थापर। रोमिला थापर को तो संस्कृत भी नहीं आती, उसने कैसे इन्फर किया कि हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ था? कंप्लीट हिस्ट्री कैसे इन्फर कर पाई वो? ये सब वामपंथियों ने किताब लिखी थी, कांग्रेस ने लिखवाई थी, और इस तरह से दिमाग में बिठा दी गई चीजें कि गांधी जी बापू थे, फादर ऑफ नेशन थे, नेहरू जी चाचा थे, एक को बाप बना दिया, एक को चाचा बना दिया, इनसे महान कोई था नहीं, और मुगल सबसे महान थे। हम तो सांप सपेरे वाले देश थे, हमारे अंदर तो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, हम लोग तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थे। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को बहुत जो है बिल्कुल निम्न स्तर पर रखा जाता था। हमारे यहाँ तो सती होता था, पर्दा सिस्टम था। ये नहीं बताएंगे कि पर्दा क्यों स्टार्ट हुआ, सती क्यों स्टार्ट हुआ। हमको तो जातिवाद ही बता देते हैं, जबकि हमारे यहाँ जाति कभी थी ही नहीं। तो ये जो दिमाग में भूसा भरा है हमारे, वो इन्होंने भरवाया था, उनको बदल रहे हैं ये। आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमारे को दिमाग में बिठा दी गई कि हम तो सब आर्यंस हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ वाले द्रविडियन हैं, वही असली हैं यहाँ के, हम तो बाहर से आए थे। वो कहते हैं हमें द्रविड़ नाडु नाम का अलग देश दे दो, और हमें ये फील ही नहीं आने दिया कभी कि हम इस देश के भी हैं। अब ये भी 2024 में सिद्ध हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो भारतीय थी, कोई बाहर से नहीं आए थे, वो इंडिजीनियस थे, यहीं के थे, और ये DNA से भी प्रूव हो चुका है, हर तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आर्यन थ्योरी गलत है, बिल्कुल, उनकी बात को दबा दिया गया। जब नेहरू जी को ये लगने लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को धीरे धीरे कैबिनेट से बाहर करवा दिया। इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या क्या किया, मेरे से उगलवाइए मत आप। वो आज के 100 उस समय के 100 साल का आगे का सोच पा रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उनको दबा दिया। बहरहाल इसलिए धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत है कि एक जना किताबों में बदल रहा है, असली इतिहास पढ़वा रहा है, दूसरा जना जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे उसे खत्म करवा रहा है, और जो तीसरा खेल चल रही है सरकार वो है CRA।
एफसीआरए वो व्यवस्था है जिसके जरिए आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आपका एनजीओ अब विदेश से फंडिंग प्राप्त कर सकता है। बड़ी आसानी से इस देश में हजारों लाखों एनजीओ बना दिए गए जिन्हें बाहर से फंडिंग आ जाती थी। उस फंडिंग का उपयोग किया जाता था भारत में प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। कभी पर्यावरण के नाम पर डैम मत बनने दो, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर निकल पड़ो। कभी आप पर्यावरण के नाम पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मत बनने दो, ट्राइब्स के नाम पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मत बनने दो जिससे चाइना को हम रोक सकते हैं। ठीक है, न जाने एक वीडियो में मैंने बताया था, कुछ चार पाँच दिन पहले डाला था कि किस तरह से 2004 से 2014 के बीच जब चाइना अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया में स्थापित कर रहा था, जब चाइना हर तरह से दुनिया में अपनी जाल बिछा रहा था, जब चाइना की इकोनॉमी एकदम फर्श से अर्श पे जा रही थी, उस समय भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोका जा रहा था। उस समय भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा रहे थे, फिर चाहे माइनिंग के हों, थर्मल पावर स्टेशन हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, बड़े बड़े डैम्स हों, इन सब को रोका जा रहा था, कहीं एनवायरनमेंट के नाम पर, कहीं ट्राइब के नाम पर, तो कहीं किसी ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और इस देश को 10 साल तक बढ़ने नहीं दिया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं एक वीडियो में। तो ये कैसे हुआ? उस पैसे से जो बाहर से आता था, फिर वो चाहे चाइना से आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे यूएस से आए। अब उस पैसे को लाने पर रोक लगा दी है एफसीआरए के बदले हुए नियमों ने। इस वजह से मिर्ची लग रही है इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम को ना तो पैसा मिल पा रहा है, सच्चाई उसकी ये खोले दे रहे हैं, और इकोसिस्टम का जो बाप था उसकी डॉलर को कमजोर करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो कैसे इकोसिस्टम शांत बैठ जाएगा? और सुनिए, सुनते जाइए। एफसीआरए यानी कि वो लाइसेंस जिसके जरिए आप विदेश से फंडिंग प्राप्त करते हो, ये लाइसेंस कई लोगों का कैंसिल हो चुका है, जिसमें से एक ये सोनम वांगचुक भी है। ये जो बैठा हुआ है ना, ये नीट के लिए नहीं बैठा हुआ है, ये एफसीआरए की वजह से बैठा हुआ है जी। हर्ष मंडर का कैंसिल हो चुका है, राजीव गांधी फाउंडेशन का कैंसिल हो चुका है, तीस्ता सेहलवाड़ का कैंसिल हो चुका है, एक वो है शबनम हाशमी का कैंसिल हो चुका है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम का एक एनजीओ, उसका कैंसिल हो चुका है। ऐसे न जाने कितने हैं जिन्होंने समय समय पर यहाँ पर बवाल क्रिएट करने की कोशिश की है। इसलिए इनमें एकदम से बेचैनी है, और इसलिए सरकार चिढ़ है। सरकार को पता है हम कर क्या रहे हैं, इसलिए ये लोग अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। कैसे भी यूट्यूबर्स को पैसा दो, सोशल मीडिया वालों को पैसा दो, पत्रकारों को पैसा दो, डेली डिबेट कराओ, धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ जाओ, कैसे भी इथेनॉल न लागू होने दो, लोगों के दिमाग में बिठा दो कि इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है। कल मैंने वीडियो बनाया था इथेनॉल पर, तो एक दो जने कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी गाड़ी का एवरेज भी 10 कम हो गया, एकदम से हमारी गाड़ी पर असर पड़ रहा है। भैया आपकी भी पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर 1 लाख में से अगर 500 गाड़ियों पर भी असर पड़ गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना सैंपल चलता है, हम चला रहे हैं, हमारी गाड़ी भी पुरानी है, उसमें कोई असर नहीं है। तमाम मेरी जानकारी के लोग चला रहे हैं, किसी गाड़ी में कोई असर नहीं है। सीएनजी वाले चलाते हैं, उनकी गाड़ी में असर है, पिकअप नहीं है। तो क्या सीएनजी भी गड़बड़ है? सिर्फ रोको सीएनजी को, क्यों नहीं रोक रहे आप? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इथेनॉल के पक्ष में हूँ, लेकिन जो इन्होंने जल्दबाजी दिखाई है उसके विरोध में हूँ। मैं नीट का पेपर आउट हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ, बच्चों के पक्ष में हूँ। उस मामले में इनके खिलाफ खड़ा हूँ मैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपको देखना चाहिए था। यूजीसी गाइडलाइंस आप लेकर के आए जिसमें इस तरह से जनरल और ओबीसी लोगों के साथ गड़बड़ की जा रही थी, उसमें आपने लापरवाही बरती, उसमें मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं मुद्दों में खिलाफ हूँ, आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं ताकि वो अपने बाकी काम ना कर पाए, ये नीति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये आदमी 10 में से 7 काम अच्छे कर रहा हो, 3 गड़बड़ कर रहा हो, मैं 3 का विरोध करूंगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कर दूंगा कि वो 7 काम ना कर पाए जो मेरे देश के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस इंसान को मैं भी बहुत अच्छा मानता था यार, एक टाइम तक हमारे दिमाग में बिठा दिया गया था, लेकिन अब पिछले साल से जाना कि ये आदमी है क्या। कभी पाकिस्तान जाता है, कभी स्विट्जरलैंड जाता है, कभी यूरोप जाता है, कभी जो है प्रोटेस्ट कराता है। पैसा कहाँ से आ रहा है इस पर इतना? ऐसा इसने क्या कर दिया? सवाल उठता है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे प्रूफ दिखाता हूं जो मैंने आपसे बातें कही हैं। देखिए, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में बदलाव किया गया और बाबरी मस्जिद का आपको जिक्र ही नहीं है उसमें, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? हाँ, जॉर्ज सोरोस को आप जानते हो। जॉर्ज सोरोस ने खुद कहा था कि हम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के लिए $1 बिलियन का फंड रेज कर रहे हैं, खुद ने बोला था। इसका एक
बड़ा एनजीओ भी है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम का, खुद बोला था इसने। तो इस बात को भी नकार नहीं सकते आप। तभी से आपने देखा होगा 2024 में कैंपेन चली थी, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, मोदी भी डिक्टेटर, शेख हसीना भी डिक्टेटर, ट्रंप भी डिक्टेटर, सब डिक्टेटर डिक्टेटर किए जा रहे थे उस वक्त। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आइए, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी बदलाव किए थे, इस बात को लेकर के भी 2024 की बात है, उस समय भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। ठीक है, इसी के साथ एक दिक्कत इन्होंने ये भी क्रिएट करी कि अपनी ये गलती फिर धर्मेंद्र प्रधान की है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर था करप्शन इन जुडिशरी, न्यायालय में भ्रष्टाचार। इस बात को लेकर न्यायालय नाराज हो गई कि ये आपने क्या कर रखा है, तो इन लोगों ने माफ़ी मांग ली और वो चैप्टर हटा दिया। हटाना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है। सेकुलरिज्म की जो भाषा थी, ठीक है, यह जिस तरह से ये इंक्लूड किया गया, जो हमें पढ़ाया गया उसमें बदलाव किया गया है एनसीईआरटी में, और विद प्रूफ बदलाव किया गया है, ऐसा नहीं हवा में। ठीक है, कि सेकुलर क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है। इसके अलावा इन लोगों पर मैं भी आऊँगा। धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल और टीचर एजुकेशन को लेकर के कई बड़े बदलाव लॉन्च किए थे, ये 2024 की बात है। चाहे डाइट्स ऑफ एक्सेलेंस हो, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर हो कि स्टैंडर्ड टीचर आना चाहिए स्कूल में, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग हो कि जो भी आपके मेंटोर्स हैं वो उनको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। ये क्या है, 52 प्राइमर्स ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल विद्या समीक्षा केंद्र और 200 टीवी चैनल ऐसे जिनसे बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकें, ये सब इन्होंने लागू किया था। ठीक है, उसी प्रकार से पंच संकल्प ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन राइट, ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन इंडेक्स, धर्मेंद्र प्रधान, सॉरी हायर एजुकेशन इंडेक्स, सॉरी। उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान लाउड्स अप्रूवल ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी बाय यूनियन कैबिनेट। विद्या लक्ष्मी का मतलब ये था कि किस तरह से हमें एनईपी को लागू करना है, किस तरह से गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से महिलाओं को या लड़कियों को हायर एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित करना है, उसके लिए इन्होंने पूरी स्कीम लॉन्च करी थी। ये बड़े बड़े कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ये भी इन्होंने लागू की थी। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट्स को एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद उनको 13,000 जर्नल्स पढ़ने का मौका मिल जाएगा 30 पब्लिशर्स के। जो लोग कुछ रिसर्च करते हैं ना, वो एक पेपर सा लिख देते हैं पूरी रिसर्च का, वो छप जाती है किसी जर्नल में, तो ये जर्नल जो होते हैं जिसमें नई नई रिसर्चेस होती हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलता है। उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बड़े महंगे पड़ते हैं वो, तो उनको सस्ता करवा दिया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम थे जो उन्होंने किए थे धर्मेंद्र प्रधान ने, तो इन कामों को हमें भूलना नहीं चाहिए। केवल इतना ज़्यादा नीट कर दो कि धर्मेंद्र प्रधान बाकी काम कर ही ना पाए, ये प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, इसमें कोई आने वाला है नहीं। अब आइए FCRA और वो जो लोग मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पर किस तरह से मोदी को गिराना चाहते हैं, अपना इकोसिस्टम बचाए रखना चाहते हैं, उनका FCRA लाइसेंस कैसे कैंसिल हुआ, किस तरह की उनकी साजिशें थी, वो सब देखिए धीरे धीरे करके। एक सेकंड बीच में देखिए, ये बता दिया मैंने, ये बता ये तीस्ता सीतलवाड़, ये कहने को अपने आप को जर्नलिस्ट हैं। 2001-2 में जो गुजरात में जितने भी राइट्स हुए थे 2002 के दंगे, उन दंगों में इन्होंने इस तरह से रिपोर्टिंग की थी कि मोदी को कैसे भी गुनहगार दिखाया जाए। मोदी को कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी, SIT ने भी क्लीन चिट दे दी थी, बावजूद इसके ये लोग मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे। और एक मामला इनके खिलाफ बड़ा उठता है जिसमें इन्होंने एक बेकरी थी, ये बेस्ट बेकरी केस, ये एक बेकरी थी जिसमें कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू लोग काम करते थे, जहां पर मॉब ने जाकर के इसमें मार पीट कर दी थी, आग वाग लगा दी थी। तो टोटल 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 3 हिंदू थे, 11 मुस्लिम थे। तो इस पूरे केस को इस लेडी ने इस तरह से पेश किया था कि ये सब देखो किस तरह से मोदी ने करवाया है। यहाँ पर जो बेकरी चलाने वाली थी उस पर प्रेशर डाला, आरोप ये भी लगते हैं कि पैसे खिलवाए, पता नहीं क्या क्या किया, कि किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ बयान दे दो। तो जर्नलिज्म निष्पक्ष होने के बजाय कैसे भी मोदी के खिलाफ बयान निकल के किसी से आ जाए, ऐसा इन्होंने प्रयास किया था। इस बात को लेकर के इनको जेल भी हुई थी 2022 में। ठीक है, तो इनका भी NGO चलता था,
FCRA रद्द हो गया है। ठीक है, ऐसे ये हर्ष मंडर, ये पूर्व IAS है, ये NAC में शामिल था, अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है। NAC क्या है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। ये एक काउंसिल बनाई गई थी, बॉडी बनाई गई थी जो एडवाइस करेगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि उन्हें क्या करना है। जैसे आज मोदी जी फैसला लेते हैं, मनमोहन सिंह जी खुद फैसला नहीं लेते थे, उनको ये NAC एडवाइस करती थी। और इसकी चेयरपर्सन कौन थी? सोनिया गांधी। और इसके सदस्य कौन लोग थे? वो सब जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं। उनमें से एक हर्ष मंडर था। हर्ष मंडर तमाम उन चीज़ों में शामिल रह चुका है जो मैं बताना नहीं चाहता, इस पर सेपरेट वीडियो बनता है। बट इसका एक कारनामा बताता हूँ। 2011 में, 11 या 13, मैं भूल रहा हूँ, 11 में आया था और 13 में गिरा, ऐसे कुछ था। एक बिल आया था, कम्युनल वायलेंस बिल। इसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। ये बिल पता है क्या कहता है? कि इस देश में कहीं भी दंगे होंगे, कम्युनल दंगे हिंदू और मुसलमान के, तो आरोपी वही समाज माना जाएगा जो यहाँ पर बहुसंख्यक है। यहाँ पर मतलब भारत में बहुसंख्यक है। तो भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। तो अगर दंगे कश्मीर में भी हो जाएं, जब मुस्लिम मेजोरिटी है, फिर भी आरोपी हिंदू को माना जाएगा। इस देश में कहीं भी दंगे हो जाएं, जांच पड़ताल बाद में होगी, पहले हिंदू का आरोपी बना करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये बिल ये कहता है। इस बिल को बड़ा सपोर्ट करता था ये हर्ष मंडर। ऐसी न जाने कितनी चीज़ों को सपोर्ट करता था। मुसलमानों के लिए तो इसके प्राण बिल्कुल बिछ जाते हैं। इसका भी लाइसेंस, या कहें कि इसको भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, विदेशी फंडिंग है। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए, राहुल गांधी USA गए थे, मीटिंग चल रही थी। सैम पेत्रोदा, कांग्रेस का ओवरसीज अध्यक्ष, ये लड़की जो बैठी हुई दिख रही है आपको, आंटी जी, इन आंटी जी का नाम है सुनीता विश्वनाथ। ये जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। लगातार भारत के कई मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाती रही है, हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाती रही है, प्रो मुस्लिम है, कई बार कश्मीर के खिलाफ भी आवाज उसने उठाई है। और आप देख लीजिए चल क्या रहा है। ये सब करने के लिए पैसा कहां से आता है? ऐसे ही आता है, वाया NGOs। ठीक है, ये देख लीजिए, देखो, एक चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। उस भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोग दिखाई दिए। ठीक है, वो ये वाला है कि ये वाला? एक सेकंड, ये रहा भारत जोड़ो यात्रा, ये रही। ये आदमी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सलील शेट्टी। सलील शेट्टी ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। कैसे आ गया? क्या कर रहा था? मैं ये सब चीज़ों क्यों दिखा रहा हूँ? ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बाहर के लोगों का हस्तक्षेप रहता है भारत में चल रही एक्टिविटीज़ में, अलग अलग आंदोलनों में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ संबंध इनके रहते हैं। इन सब में पैसा लगता है। पैसा कैसे आता है? FCRA के माध्यम से आता है। लाइसेंस ले लेते हैं, फिर बाहर से पैसा लेते रहते हैं। उसको कर दिया टाइट। अब ये रुपया भी नहीं ले पा रहे, इसलिए जल बिन मछली हो रहे हैं। उसी तरह से ये वाला आर्टिकल अब मैं समझ गया क्या था। ये आर्टिकल वो है कि किस तरह से, देखो, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट ऑफ द FDL-AP फाउंडेशन, ये एक NGO है, FDL-AP फाउंडेशन। इसकी फुल फॉर्म छोड़ो आप, मुझे भी याद नहीं है, बहुत पुराना मैटर है ये, पर सुन लो पहले। एन ऑर्गेनाइजेशन विद द फाइनेंशियल बैकिंग फ्रॉम जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी। ऐसा फाउंडेशन जिसके पास पैसा जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से आता है। उसका को प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। और बताइए, और देखिए, अब राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, इस पर बीजेपी का आरोप है। कोई मेरे को इस पर प्रूफ नहीं मिला, और इस आर्टिकल में लिखा है। इस आर्टिकल को मैं कितना सही मानूं गलत मानूं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, इसको भी बाहर से पैसा प्राप्त होता था, और इसकी भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, ये एंटोनियो माइनो है, और इसके समय समय पर ट्रस्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी रह चुके हैं। तो बताया जाता है इसको भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा आता है। इसका भी FCRA लाइसेंस रद्द हो चुका है। तो रद्द किया है तो जाहिर सी बात है प्रूफ होगा। मेरे को प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं उस लिंक को दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें रही हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्यों ये आदमी को बकरा बना के बिठाया गया है कि बेटा अब तू कैसे भी सरकार के खिलाफ माहौल बना, कैसे भी सरकार को गिराओ, वरना ये इकोसिस्टम को ध्वस्त कर देगी। समझ गए आप?
और इनका वो दिल्ली में जो बना हुआ था पीएम हाउस के बगल में, जो पूरा एक तरीके से जिम खाना जिसे कहते हैं, जहाँ इन सब की बैठक होती थी, बड़े-बड़े वकीलों की, बड़े-बड़े नेताओं की, बड़े-बड़े पत्रकारों की। शाम को एकदम जाम चल रहा है, बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। वहाँ से ये तय किया जा रहा है कि कल देश में क्या होना है, उसको भी अब बंद किया जा रहा है। एक साथ क्रैकडाउन हो रहा है, ये इसलिए बिलबिला रहा है। उम्मीद है अपनी बात मैं आपके सामने पेश कर पाया हूँगा। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।